एक खतरनाक एलियन मच्छर धीरे से आदमी के स्पेस सूट को चीरकर अंदर घुस जाता है। अगले ही पल आदमी को पूरे शरीर में भयंकर खुजली महसूस होने लगती है और वो पागलों की तरह अपना सिर खुजलाने लगता है। लेकिन ऐसा करते करते वो गलती से उस मच्छर को अपने हेलमेट के अंदर ही पहुंचा देता है। अब आदमी की हालत डर से खराब हो जाती है, उसका चेहरा तक काला पड़ने लगता है। तभी उसके साथी तुरंत आगे आते हैं और सूट में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं ताकि मच्छर दम घुटने से मर जाए। लेकिन उनका ये तरीका उल्टा पड़ जाता है। ऑक्सीजन से बचने के लिए वो एलियन मच्छर सीधे आदमी के शरीर के अंदर घुस जाता है। तुरंत मेडिकल टीम उसे स्ट्रेचर पर डालकर इमरजेंसी रूम में ले जाती है। अब वो मच्छर आदमी की जांघ के अंदर तेजी से इधर उधर रेंग रहा होता है। डॉक्टर हालत देखकर कहते हैं कि अगर तुरंत पैर नहीं काटा गया तो ये मच्छर शरीर के बाकी जरूरी अंगों तक पहुंच जाएगा। लेकिन तभी मच्छर अचानक दिशा बदलता है और आदमी के प्राइवेट पार्ट की तरफ बढ़ने लगता है। बेचारा आदमी पूरी तरह टूट जाता है। तभी एक बार फिर वो मच्छर रास्ता बदलकर सीधे उसके रेक्टम में घुस जाता है। अब डॉक्टर मजबूरी में कहते हैं कि उस मच्छर को बड़ी लोहे की चिमट्टी से बाहर निकालना पड़ेगा। तुरंत आदमी को उल्टा लिटाया जाता है, उसकी पैंट हटाई जाती है और डॉक्टर आधा मीटर लंबी धातु की चिमटी लेकर अंदर डाल देता है। काफी देर तक अंदर घुमाने के बाद आखिरकार वो उस खतरनाक मच्छर को बाहर निकाल लेता है। लेकिन सबसे अजीब बात तब होती है जब वो मच्छर पृथ्वी की सामान्य हवा के संपर्क में आते ही तुरंत मर जाता है। आखिर ये सब क्या था? आज हम बात करेंगे इस बेहद पागलपन भरी साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म इवोल्यूशन की, जिसमें एलियन हमला इतना अजीब और खतरनाक है कि इंसानी समझ से बाहर लगता है। कुछ दिन पहले एक बेकाबू अंतरिक्ष उल्का पृथ्वी के वातावरण में घुसती है। तेज रफ्तार की वजह से वो आग का गोला बन जाती है और आखिरकार एक विशाल उल्का पिंड के रूप में धरती पर गिरती है। उसी रात एक आदमी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर रेगिस्तान में पहुंचता है। वो अपनी कार की डिक्की से एक फुलाने वाली डॉल निकालता है और उसे पास की टूटी झोपड़ी में ले जाता है। देखने वाले को लगता है कि शायद वो कोई अजीब हरकत करने वाला है, लेकिन अगले ही पल वो उस डॉल पर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। असल में अगले दिन उसका फायर फाइटर का एग्जाम होने वाला था और वो यहाँ प्रैक्टिस करने आया था। लेकिन उसकी बेवकूफाना हरकतें देखकर साफ लगता है कि उसका पास होना मुश्किल है। तभी अचानक आसमान से एक जलता हुआ उल्का पिंड उसकी तरफ तेजी से गिरने लगता है। आदमी डर के मारे अपनी जान बचाकर भागता है और अपनी कार तक छोड़ देता है। अगले ही पल उल्का पिंड जमीन से टकराता है और जबरदस्त धमाके के साथ उसकी कार और डॉल दोनों उड़ जाते हैं। जमीन पर एक विशाल गड्ढा बन जाता है। दूसरी तरफ कहानी के असली किरदार ईरा और हैरी सामने आते हैं। ईरा पहले सेना में कर्नल था, लेकिन वैक्सीन रिसर्च के दौरान उससे ऐसी गलती हो गई थी जिससे हजारों सैनिकों की जिंदगी बर्बाद होते होते बची। उसी गलती के कारण उसका करियर खत्म हो गया और अब वो एक साधारण कॉलेज में जीव विज्ञान का प्रोफेसर बनकर रह गया था। एक दिन उसका दोस्त हैरी, जो भूविज्ञान का प्रोफेसर था, उसे रेगिस्तान में गिरे उल्का पिंड की खबर देता है। दोनों तुरंत वहां पहुंचते हैं। वे खुद को जियोलॉजिकल एसोसिएशन का सदस्य बताकर इलाके में घुस जाते हैं, लेकिन असल में उनका मकसद कुछ अनोखा खोज कर नाम और पैसा कमाना होता है। शायद यही खोज उन्हें नोबेल पुरस्कार तक पहुंचा दे। लेकिन जैसे ही वे उल्का पिंड के पास पहुंचते हैं, उन्हें कुछ अजीब नजर आता है। उल्का पिंड तो सिर्फ पिछली रात गिरा था, मगर उसकी सतह पर पहले से काई और हरी परत उग चुकी थी, जैसे वो कई सालों से धरती पर पड़ा हो। जब वे पत्थर को तोड़ते हैं तो अंदर से खून जैसी लाल तरल चीज बाहर निकलने लगती है। दोनों हैरान रह जाते हैं, क्या ये चीज जिंदा है? वे तुरंत उसका सैंपल लेकर लैब में पहुंचते हैं। ईरा उस लाल तरल की एक बूंद माइक्रोस्कोप के नीचे रखता है, लेकिन जो वो देखता है उसे देखकर उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। उस बूंद के अंदर मौजूद छोटे छोटे एक कोशिकीय जीव अविश्वसनीय गति से विभाजित हो रहे थे। उनकी बढ़ने की रफ्तार इतनी तेज थी कि माइक्रोस्कोप की स्लाइड तक टूट जाती है। जब ईरा उनका डीएनए टेस्ट करता है तो उसे पता चलता है कि ये जीव पृथ्वी के नहीं है। वो तुरंत हैरी को बुलाता है ताकि वो भी ये नजारा देख सके। लेकिन जब तक हैरी आता है तब तक वो एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीवों में बदल चुके होते हैं। जहाँ पृथ्वी पर जीवन को इस स्तर तक पहुँचने में करोड़ों साल लगे थे, वहीं इन एलियन जीवों ने सिर्फ 2 घंटों में वही विकास पूरा कर लिया था। ये खोज विज्ञान के हर नियम को चुनौती दे रही थी। हैरी बेहद उत्साहित हो जाता है। उसे लगता है कि ये खोज उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगले दिन दोनों कुछ छात्रों को लेकर उस गुफा में वापस जाते हैं जहां उल्का पिंड गिरा था। उनका प्लान उल्का पिंड को निकालकर इस खोज पर अकेले कब्जा करना था। लेकिन जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचते हैं, सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। जो गुफा पहले खाली थी, वहां अब हर तरफ अजीब मशरूम जैसे जीव उग चुके थे। हवा में सड़े अंडों जैसी तेज बदबू फैली थी। ईरा जांच करता है और पता चलता है कि हवा अमोनिया और मीथेन गैस से भरी हुई है, यानी ये एलियन जीव अपने लिए अलग वातावरण बना चुके थे। तभी एक लड़की डरकर कहती है कि उसके पैरों के नीचे कुछ हिल रहा है। ईरा नीचे झुककर देखता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जमीन पर हजारों लंबे
कीड़े रेंग रहे थे। छात्र डर के मारे चीखते हुए भागने लगते हैं। इरा एक कीड़े को चिमटी से उठाता है, लेकिन जैसे ही वो सामान्य हवा के संपर्क में आता है तुरंत सूखकर मर जाता है। इसका मतलब ये जीव अभी सिर्फ उसी वातावरण में जिंदा रह सकते थे जो उल्का पिंड ने बनाया था। दोनों कुछ कीड़ों और गैस के नमूने सीलबंद कंटेनर में भरकर लैब ले आते हैं। रिसर्च के दौरान उन्हें पता चलता है कि ये जीव बेहद तेजी से बिना नर मादा के खुद को विभाजित करके बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक रात में वो फिर विकसित होकर प्राचीन मछलियों जैसे जीवों में बदल चुके थे। उनकी विकास गति इतनी तेज थी कि इंसानों की पूरी एवोल्यूशनरी थ्योरी ही हिल गई थी। इन एलियन जीवों की हैरान कर देने वाली तेजी से हो रही एवोल्यूशन को देखकर ईरा और हैरी समझ जाते हैं कि ये खोज पूरी दुनिया बदल सकती है। दोनों तुरंत उन कीमती सैंपलों को छिपाकर अपनी लैब में सुरक्षित रख देते हैं। इसके बाद वे फिर से उल्का पिंड वाले इलाके की तरफ निकल पड़ते हैं ताकि इन जीवों के विकास के रहस्य को और गहराई से समझ सकें। लेकिन इस बार हालात बदल चुके थे। सेना को इस घटना की खबर मिल चुकी थी और पूरे इलाके को मिलिट्री ने घेर लिया था। हर तरफ हथियारबंद सैनिक तैनात थे। ईरा और हैरी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। दोनों फिर से खुद को जियोलॉजिकल एसोसिएशन का सदस्य बताकर अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक सैनिक ईरा को पहचान लेता है और गुस्से से आग बबूला हो जाता है। असल में वो उन्हीं सैनिकों में से एक था जिसने सालों पहले ईरा द्वारा बनाई गई खराब वैक्सीन लगवाई थी। उस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। यही वजह थी कि कुछ सैनिक तो ईरा का नाम सुनते ही उसे गोली मारने तक को तैयार हो जाते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं बल्कि उनकी बर्बादी की वजह था। तभी कैंप का जनरल वहां आता है। वो ईरा का पुराना दोस्त निकलता है। किसी तरह वो हालात संभालता है और दोनों को कैंप के अंदर ले जाता है। वहीं उनकी मुलाकात सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की वैज्ञानिक एलिसन से होती है। लेकिन अगले ही पल जनरल ईरा को साफ साफ कह देता है कि अब इस रिसर्च पर सिर्फ सेना का अधिकार है। वो चाहता है कि ईरा चुपचाप अपनी यूनिवर्सिटी लौट जाए और बच्चों को पढ़ाए। ये सुनकर ईरा का खून खौल उठता है। आखिर इस खोज को सबसे पहले उसी ने ढूंढा था। फिर सेना कैसे जबरदस्ती सब कुछ अपने कब्जे में ले सकती थी। ऊपर से एलिसन भी उसे ताना मार देती है। वो कहती है कि जो इंसान एक साधारण वैक्सीन तक सही से नहीं बना पाया वो एलियन जीवों पर रिसर्च क्या करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि इस बार पूरी पृथ्वी ही खतरे में पड़ जाए। ईरा ये बेइज्जती सहन नहीं कर पाता और सेना के खिलाफ कोर्ट में केस कर देता है। लेकिन अदालत में एलिसन ईरा के पुराने फेल हुए वैक्सीन प्रोजेक्ट का पूरा काला सच सबके सामने रख देती है। वो साबित कर देती है कि ईरा पर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है। आखिरकार ईरा केस हार जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, सेना उसकी लैब में रखे सारे एलियन सैंपल भी जब्त कर लेती है। अब ईरा और हैरी के पास कुछ नहीं बचता। गुस्से और हताशा में दोनों एक नया प्लान बनाते हैं। वे सेना के अफसरों का भेष बनाकर चुपके से मिलिट्री बेस में घुस जाते हैं। उनका मकसद अपने रिसर्च सैंपल वापस चुराना था। लेकिन अंदर पहुंचते ही वे कुछ ऐसा देख लेते हैं जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। कुछ सैनिक ताजा सैंपल लेकर लौट रहे थे और उनके कंटेनर में एक बेहद अजीब एलियन कीड़ा बंद था। मौका देखते ही ईरा और हैरी तुरंत खुद को वहां के स्टाफ की तरह दिखाने लगते हैं और बिना किसी शक के सेना की आंखों के सामने से निकल जाते हैं। वे लिफ्ट के जरिए सीधे उस विशाल गुफा तक पहुंच जाते हैं जहां उल्का पिंड गिरा था। लेकिन नीचे पहुंचकर दोनों की सांसें थम जाती हैं। सिर्फ एक हफ्ते के अंदर पूरी गुफा एक घने एलियन जंगल में बदल चुकी थी। हर तरफ अजीब पेड़ पौधे, विशाल फफूंद और अनजान जीव दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वे किसी दूसरे ग्रह पर आ गए हों। उनके सामने मौजूद एक अजीब कीड़े के दोनों तरफ सिर थे। वो बिना मुड़े किसी भी दिशा में भाग सकता था। दोनों उसकी बनावट देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी अचानक पास का एक एलियन पौधा बिजली की तेजी से आगे बढ़ता है और उस कीड़े को पूरा निगल जाता है। ये नजारा देखकर ईरा और हैरी पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। अब उन्हें एहसास होने लगता है कि ये एलियन दुनिया इंसानों की सोच से कहीं ज्यादा खतरनाक और तेजी से विकसित हो रही है। गुफा के अंदर का नजारा हर मिनट और डरावना होता जा रहा था। तभी हैरी गलती से एक विशाल एलियन मकड़ी पर पैर रख देता है। जैसे ही वो पैर हटाता है, आसपास छिपी दूसरी मकड़ियां तुरंत उस मरी हुई मकड़ी पर टूट पड़ती हैं और कुछ ही सेकंड में उसे पूरा चट कर जाती हैं। वहां उसका एक टुकड़ा तक नहीं बचता। अब ईरा और हैरी समझ जाते हैं कि इन एलियन जीवों ने सिर्फ अलग अलग प्रजातियां ही नहीं बनाई हैं बल्कि एक पूरी खतरनाक फूड चेन भी तैयार कर ली है। यहाँ हर जीव दूसरे जीव को खाने के लिए तैयार बैठा था। ईरा चाहता था कि वो किसी जीव को पकड़कर रिसर्च के लिए ले जाए। तभी हैरी नीचे झुककर एक अजीब जीव को पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी नजर उस जीव के सिर पर पड़ती है जो उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की याद दिला देता है। वो कुछ पल के लिए अजीब तरीके से उसे घूरने लगता है। उसी समय ऊपर पेड़ों पर बैठा एक विशाल नुकीले मुंह वाला एलियन मच्छर धीरे धीरे हैरी की तरफ बढ़ रहा होता है। नीचे दोनों अपनी ही
बहस में लगे रहते हैं और उन्हें ऊपर मंडरा रहे खतरे का जरा भी एहसास नहीं होता। दूसरी तरफ ऊपर कंट्रोल रूम में लगे कैमरों ने इन दोनों घुसपैठियों को पकड़ लिया था। एलिसन तुरंत सैनिकों को लेकर नीचे पहुंच जाती है। दोनों पक्षों में जोरदार बहस शुरू हो जाती है, लेकिन इसी दौरान वो विशाल एलियन मच्छर चुपचाप हैरी की पीठ पर आकर बैठ जाता है। अगले ही पल वो उसके सूट को फाड़कर अंदर घुस जाता है। हैरी का चेहरा तुरंत दर्द से काला पड़ जाता है। फिर अचानक वो दर्द से चीख उठता है, क्योंकि वो मच्छर उसके शरीर के सबसे नाजुक हिस्से में घुस चुका था। अब कोई रास्ता नहीं बचता। मजबूरी में उसे अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर तुरंत लंबा सर्जिकल उपकरण निकालते हैं और बड़ी मुश्किल से उस मच्छर को बाहर निकालते हैं। हैरी की जान तो बच जाती है, लेकिन उसका शरीर बुरी तरह खराब हो चुका था। उसकी हालत देखकर वो गुस्से में डॉक्टर का गला दबाने तक पहुंच जाता है। उधर ईरा ये सब देखकर अपनी हंसी रोक ही नहीं पाता। इसी बीच शहर में हालात और भी खतरनाक होने लगते हैं। रात के समय एक बूढ़ा आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक डेट के लिए गोल्फ कोर्स पहुंचता है। दोनों चांदनी रात में बातें कर रहे होते हैं। तभी शैंपेन खोलते समय शराब उसकी पैंट पर गिर जाती है। वो जल्दी से झील के किनारे जाकर पानी से दाग साफ करने लगता है। उसी वक्त झील के अंदर से एक डरावना जल राक्षस बाहर निकलता है और सीधे बूढ़े आदमी पर हमला कर देता है। बेचारा जान बचाकर भागता है, लेकिन 4 पैरों वाले उस राक्षस से इंसान कहां बच सकता था। उसकी गर्लफ्रेंड ये देखकर डर से चीख उठती है और भागती हुई पार्टी हॉल में पहुंचती है। वो सबको बताती है कि एक राक्षस उसके बॉयफ्रेंड को उठा ले गया, लेकिन वहां मौजूद लोग उसकी बात को शराब का नशा समझकर हंसने लगते हैं। उधर ईरा और हैरी जब कॉलेज लौटते हैं तो उन्हें वही आदमी मिलता है जो पहले रेगिस्तान में फायर फाइटर की ट्रेनिंग कर रहा था। उल्कापिंड वाली घटना के बाद वो फायर फाइटर की परीक्षा में फेल हो गया था और अब मजबूरी में पार्टियों में वेटर का काम कर रहा था। वो बताता है कि उसने खुद अपनी आंखों से उस बूढ़े आदमी को पानी वाले राक्षस द्वारा खींच कर ले जाते देखा है, लेकिन वो राक्षस भी ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाया। जैसे ही वो पानी से बाहर निकला, पृथ्वी की हवा में दम घुटने से मर गया। शहर के दूसरे हिस्से में कुछ लड़कियां घर पर बैठकर टीवी देख रही होती हैं। तभी उनमें से एक लड़की देखती है कि रसोई के बाहर अजीब कीड़े रेंग रहे हैं। सब डरते डरते किचन का दरवाजा खोलती हैं, लेकिन अंदर जो दिखाई देता है उसे देखकर सब हैरान रह जाती हैं। वहाँ एक गोल मटोल बेहद प्यारा सा एलियन जीव बैठा होता है। उसकी बड़ी बड़ी मासूम आंखें किसी कार्टून कैरेक्टर जैसी लग रही थीं। वो इतना क्यूट दिख रहा था कि एक लड़की खुद को रोक नहीं पाती और उसे छूने के लिए हाथ बढ़ा देती है। बाकी लड़कियां डर जाती हैं। वे तुरंत पुलिस को फोन करती हैं और दराज से पिस्तौल निकाल लाती हैं, लेकिन जैसे ही वे उस छोटे जीव को डराने की कोशिश करती हैं, वो बेचारा डर के मारे वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद ईरा और बाकी लोग वहां पहुंचते हैं। अब उन्हें समझ आ जाता है कि एलियन जीव गुफा तक सीमित नहीं रहे, वे पूरे शहर में फैलने लगे थे और हालात तेजी से नियंत्रण से बाहर जा रहे थे। तभी वो वेटर भागता हुआ आता है और कहता है कि उसे शहर के बाहर कुछ बहुत बड़ा मिला है। तीनों तुरंत उसके साथ शहर के किनारे पहुंचते हैं, लेकिन वहां का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पूरा मैदान विशाल एलियन जीवों की लाशों से भरा पड़ा था। ये जीव बिल्कुल डायनासोर जैसे दिख रहे थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि सिर्फ कुछ दिनों में ये एलियन प्रजातियां जुरासिक युग के जीवों तक इवॉल्व हो चुकी थीं। हालांकि ये सारे एलियन डायनासोर ऑक्सीजन की वजह से दम घुटने से मर चुके थे, लेकिन उनके शरीर देखकर साफ पता चलता था कि वे पृथ्वी के वातावरण में खुद को ढालने की पूरी कोशिश कर रहे थे, और अगर वे सफल हो जाते तो पूरी मानव जाति खतरे में पड़ जाती। तभी अचानक एक विशाल एलियन उड़ने वाला ड्रैगन अभी भी जिंदा होकर उठ खड़ा होता है। वो अपनी आखिरी ताकत लगाकर अपने मुंह से एक अजीब भ्रूण बाहर निकालता है और वहीं मर जाता है। लेकिन अगले ही पल वो भ्रूण फटता है और उसमें से एक छोटा एलियन ड्रैगन निकल आता है। सबकी आंखों के सामने वो बच्चा कुछ ही सेकंड में तेजी से बढ़कर विशाल उड़ने वाले राक्षस में बदल जाता है। सबसे डरावनी बात ये थी कि अब ये नया जीव पृथ्वी की ऑक्सीजन से नहीं मर रहा था। इसका मतलब था कि एलियन जीव अब पृथ्वी के वातावरण के अनुकूल हो चुके थे। अब वे सिर्फ लैब के सैंपल नहीं रहे थे, वे पूरी मानव सभ्यता के लिए खतरा बन चुके थे। वो विशाल उड़ने वाला ड्रैगन सीधे शहर के एक बड़े शॉपिंग मॉल में घुस जाता है। अंदर घुसते ही वो अपने पेट के बल फिसलता हुआ रुकता है। उसे देखकर पूरे मॉल में भगदड़ मच जाती है। लोग चीखते हुए जान बचाकर भागने लगते हैं। इसी बीच एक लड़की ट्रायल रूम में कपड़े बदल रही होती है। अचानक बाहर तेज दस्तक सुनाई देती है। वो चिढ़ते हुए दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने इंसान नहीं बल्कि वही विशाल ड्रैगन खड़ा होता है। लड़की कुछ समझ पाती उससे पहले ही वो ड्रैगन उसे गर्दन से पकड़कर उठा लेता है और पूरे मॉल में घुमाने लगता है। तभी ईरा, हैरी और उनका साथी बंदूकें लेकर वहां पहुंचते हैं, लेकिन लड़की को नुकसान पहुंचने के डर से वे गोली नहीं चला पाते। तभी वो वेटर एक माइक्रोफोन उठाता है और बेसुरा गाना गाना शुरू कर देता है। उसकी आवाज इतनी खराब होती है कि सुनने वालों के कान फट जाए। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो ड्रैगन उसकी आवाज की तरफ आकर्षित हो जाता है और लड़की को छोड़कर उसी की तरफ हमला करने दौड़ पड़ता है। मौका मिलते ही हैरी तेजी से लड़की को
ड्रैगन के पंजों से छुड़ा लेता है। ईरा मौका देखते ही अपनी बंदूक उठाता है और उस उड़ते हुए एलियन ड्रैगन पर लगातार गोलियां बरसा देता है। जोरदार धमाके के साथ वो विशाल ड्रैगन नीचे गिर पड़ता है। लड़की की जान बच जाती है और वो भावुक होकर रोने लगती है। वो तो खुशी में हैरी पर फिदा तक हो जाती है, लेकिन हैरी तुरंत मना कर देता है। आखिर कुछ ही समय पहले वो जिस दर्दनाक ऑपरेशन से गुजरा था, उसके बाद अब उसे सिर्फ चैन से जीना था। तीनों उस गिरे हुए ड्रैगन के पास पहुंचते हैं और मजाक करने लगते हैं कि इतनी बड़ी चीज को भूनकर खाया जाए तो कैसा लगेगा। कोई कहता है हल्का पका हुआ अच्छा रहेगा, तो कोई कहता है थोड़ा जला हुआ ज्यादा स्वादिष्ट होगा। उनकी बातें सुनकर वो घायल ड्रैगन गुस्से से फिर उठने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार वो मर जाता है। और इस तरह ईरा, हैरी और उनका साथी पूरे शहर में ड्रैगन मारने वाले हीरो बन जाते हैं। मीडिया इस घटना को बड़े स्तर पर दिखाने लगती है। कुछ ही घंटों में एलियन जीवों की खबर पूरे शहर में फैल जाती है। मामला इतना गंभीर हो चुका था कि राज्य का गवर्नर खुद मिलिट्री बेस पहुंच जाता है और पूछता है कि आखिर इन एलियन जीवों से निपटने का प्लान क्या है। लेकिन हालात अब किसी के कंट्रोल में नहीं थे। वैज्ञानिकों के हिसाब से अगर एलियन जीव इसी रफ्तार से इवॉल्व होते रहे तो एक हफ्ते के अंदर पूरा राज्य उनके कब्जे में जा सकता था। इसी दौरान ईरा, हैरी और उनका साथी बड़े स्टाइल में बेस के अंदर आते हैं और सेना से पूछते हैं कि आखिर कोई ढंग का प्लान भी है या नहीं। जनरल बताता है कि वे गुफा के अंदर फ्यूल बॉम्ब्स यानी आग बरसाने वाले बम गिराने वाले हैं ताकि सारे एलियन जीव जलकर खत्म हो जाएं। ईरा मजाक में कह देता है कि इतना झंझट क्यों, सीधा न्यूक्लियर बम गिरा दो, एक बार में सब खत्म। लेकिन पास खड़ा एक सैन्य अधिकारी इस बात को गंभीरता से लेने लगता है। उसे सच में लगता है कि परमाणु हमला शायद सबसे आसान समाधान हो सकता है। हालांकि गवर्नर इस बात का विरोध करता है। वो नहीं चाहता था कि इतने बड़े हथियार इस्तेमाल करके पूरे इलाके और निर्दोष लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी जाए। ईरा और हैरी अपनी राय देना चाहते हैं, लेकिन जनरल उनकी बात पूरी तरह नजरअंदाज कर देता है। तभी अचानक बेस के अंदर हड़कंप मच जाता है। रिसर्च टीम ने गुफा के अंदर कुछ नया खोज लिया था। एलियन जीव अब इंसानों जैसी बुद्धिमान प्रजाति में इवॉल्व हो चुके थे। उनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि उन्हें पता चल गया था कि इंसान कैमरों से उन पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने सारे कैमरे तोड़ दिए और गुफा से बाहर निकलने की कोशिश शुरू कर दी। पूरे बेस में खतरे का अलार्म बज उठता है। सेना को लगता है कि वे एलियन लिफ्ट के जरिए बाहर आएंगे, इसलिए सारे सैनिक बंदूकें लेकर लिफ्ट के सामने तैनात हो जाते हैं। लेकिन एलियन उनसे कहीं ज्यादा चालाक निकले। लिफ्ट की तरफ ध्यान भटकाकर उन्होंने सीधे सैकड़ों फीट गहरे गड्ढे से छलांग लगाई और अचानक सैनिकों पर हमला कर दिया। पूरा बेस युद्ध का मैदान बन जाता है। कई सैनिकों को वे एलियन उठाकर सीधे गड्ढे में फेंक देते हैं। खुद गवर्नर भी मरते मरते बचता है। उधर एक एलियन सीधे ईरा पर हमला कर देता है। सैनिक गोली चलाना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं कि कहीं ईरा को ही गोली न लग जाए। ऐसे में हैरी अपनी जान जोखिम में डालकर आगे आता है और एलियन का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। एलियन बेहद ताकतवर था, लेकिन अमर नहीं। आखिरकार उनका साथी लगातार गोलियां चलाकर उस एलियन को मार गिराता है। हालांकि खतरा टल जाता है, लेकिन गवर्नर की हालत डर से खराब हो चुकी थी। डर के मारे उसकी पैंट तक गीली हो जाती है। अब वो बिना समय गंवाए जनरल की योजना मंजूर कर देता है। फैसला लिया जाता है कि पूरी गुफा को आग बरसाने वाले बमों से उड़ा दिया जाएगा। इसके बाद जनरल ईरा और उसकी टीम को बेस से बाहर निकाल देता है। तीनों निराश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक एलिसन उनके पास आती है। उसके हाथ में उनकी पुरानी रिसर्च फाइलें और एलियन सैंपल होते हैं। असल में अब एलिसन को भी लगने लगा था कि सेना का प्लान काम नहीं करेगा। साथ ही इतने समय में वो ईरा की काबिलियत और उसके जुनून को समझ चुकी थी। अब वो उनकी मदद करना चाहती थी ताकि इस आपदा को रोका जा सके। ईरा और हैरी हैरान रह जाते हैं। जिस औरत ने हमेशा उन्हें निकम्मा समझा था, वही आज उनकी सबसे बड़ी मददगार बन चुकी थी। उधर पूरे शहर में अफरा तफरी मची हुई थी। लोग अपना सामान समेटकर शहर छोड़ने लगे थे। ईरा अपनी लैब में लौटता है और एलियन सैंपल पर काम शुरू कर देता है। वो उस लाल तरल को बेहद कम तापमान पर जमा देता है ताकि उसकी मेटाबॉलिज्म रुक जाए। लेकिन उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसे यकीन नहीं था कि आग बरसाने वाले बम इन जीवों को सच में खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इन एलियन जीवों की एवोल्यूशन स्पीड इंसानी कल्पना से कहीं ज्यादा तेज थी। हैरी गहरी सांस लेकर सिगरेट का कश लगाता है और जलती हुई माचिस लापरवाही से एक तरफ फेंक देता है। लेकिन किस्मत देखो, वो माचिस सीधा एलियन तरल वाले सैंपल में जाकर गिरती है और अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह जाती हैं। जो एलियन कोशिकाएं ठंड में निष्क्रिय हो चुकी थीं, वे आग की गर्मी मिलते ही अचानक फिर से जिंदा हो जाती हैं। वे पागलों की तरह तेजी से विभाजित होने लगती हैं। कुछ ही सेकंड में पूरा लैब टेबल उस बढ़ती हुई एलियन संरचना से भर जाता है। सब लोग डर और हैरानी से जमे रह जाते हैं। अब उन्हें असली सच समझ आता है। गर्मी इन एलियन जीवों की सबसे बड़ी ताकत थी। तापमान जितना ज्यादा बढ़ता, उनकी एवोल्यूशन उतनी तेजी से होती। सिर्फ एक छोटी सी माचिस ने इतनी भयानक प्रतिक्रिया पैदा कर दी थी। अगर सेना हजारों टन आग बरसाने वाले बम गिरा देगी, तो वो इन जीवों को मारने के बजाय और ज्यादा ताकतवर बना देगी। ईरा तुरंत सेना को इस खोज की जानकारी देता है, लेकिन उस समय सेना उल्का
उल्का पिंड वाले इलाके में फ्यूल बॉम्ब्स लगाने में व्यस्त थी। घमंडी जनरल ईरा की चेतावनी को मजाक समझकर नजरअंदाज कर देता है। उसे पूरा भरोसा था कि उसका प्लान ही सही है। अब ईरा और उसके साथी समझ जाते हैं कि अगर वे खुद कुछ नहीं करेंगे तो पूरी पृथ्वी खत्म हो सकती है। लेकिन समस्या ये थी कि आखिर इन एलियन जीवों को मारा कैसे जाए। इसी सोच विचार के बीच अचानक ईरा की नजर एलिसन की टी शर्ट पर बने पीरियोडिक टेबल पर पड़ती है और उसके दिमाग में बिजली सी कौंध जाती है। वो समझता है कि इंसान कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स हैं और कार्बन बेस्ड जीवों के लिए कुछ खास तत्व जहरीले होते हैं। इसी तरह ये एलियन नाइट्रोजन बेस्ड लाइफ फॉर्म्स थे, यानी उनके लिए जहरीला तत्व कोई और होगा। काफी सोचने के बाद ईरा इस नतीजे पर पहुंचता है कि सेलेनियम सल्फाइड नाम का कंपाउंड इन एलियन जीवों के लिए जहर का काम करेगा। यही वजह थी कि वे पृथ्वी के वातावरण में पूरी तरह सहज नहीं हो पा रहे थे। अब उनके पास इन जीवों को खत्म करने का तरीका था, लेकिन दिक्कत ये थी कि इतने विशाल एलियन जीवों को मारने के लिए भारी मात्रा में उस कंपाउंड की जरूरत थी। तभी ईरा का एक छात्र अचानक कहता है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू में सेलेनियम सल्फाइड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। बस फिर क्या था, सबको समझ आ जाता है कि साधारण शैम्पू ही पूरी मानवता को बचाने की चाबी बन सकता है। तुरंत एक फायर ट्रक लाया जाता है और शहर के हर सुपरमार्केट से शैम्पू की बोतलें लूट लूट कर उसमें भरी जाने लगती हैं। कुछ ही देर में पूरा ट्रक शैम्पू से भर जाता है। अब ये कोई साधारण फायर ट्रक नहीं बल्कि शैम्पू टैंक बन चुका था। ईरा और उसके साथी पूरी रफ्तार से उस ट्रक को लेकर उल्का पिंड वाली गुफा की तरफ निकल पड़ते हैं। उनका प्लान था कि सेना के बम गिराने से पहले गुफा के अंदर पहुंचकर शैम्पू फैलाया जाए और एलियन जीवों को जड़ से खत्म कर दिया जाए। लेकिन तभी एलियन जीवों को उनके आने का एहसास हो जाता है। दर्जनों एलियन प्राणी उन पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। ईरा तुरंत अपने साथी को शैम्पू छोड़ने के लिए चिल्लाता है, लेकिन तभी सबसे बड़ी मुसीबत हो जाती है। गवर्नर के दबाव में आकर सेना तय समय से पहले ही फ्यूल बॉम्ब्स गिरा देती है। अगले ही पल पूरा उल्का पिंड क्षेत्र आग के समंदर में बदल जाता है। लेकिन जो होना चाहिए था उसका उल्टा होता है। वो उल्का पिंड आग की सारी गर्मी सोख लेता है और नष्ट होने के बजाय पहले से हजारों गुना तेजी से इवॉल्व होने लगता है। अब वो किसी वायरस की तरह चारों तरफ फैलने लगता है। जहाँ जहाँ वो पहुँचता वहाँ की हर चीज निगल जाता। पूरा इलाका डरावने मांस और जीवित कोशिकाओं के पहाड़ में बदलने लगता है। ईरा और बाकी लोग जान बचाकर भागते हैं। विस्फोट खत्म होने के बाद गवर्नर खुशी मनाने ही वाला होता है कि अचानक धरती जोर जोर से हिलने लगती है। पूरा उल्का पिंड क्षेत्र फटने लगता है और फिर उस गड्ढे के अंदर से एक ऐसा राक्षस निकलता है जिसे देखकर सबकी आत्मा कांप जाती है। वो एक विशाल मांस का पहाड़ था, इतना बड़ा कि दूर से चलता हुआ पहाड़ लगता था। उसका शरीर बदसूरत और डरावना था। वो एक ही बार में पूरा गांव तबाह कर देता है। सैनिक उस पर गोलियां और मिसाइलें बरसाने लगते हैं, लेकिन उस राक्षस पर कोई असर नहीं होता। उसके सामने इंसान चींटी से भी छोटे लग रहे थे। एक थप्पड़ में सैकड़ों सैनिक मारे जाते हैं। जनरल समझ जाता है कि हालात पूरी तरह हाथ से निकल चुके हैं और तुरंत पीछे हटने का आदेश दे देता है। लेकिन असली डर अभी बाकी था। वो राक्षस खुद को लगातार विभाजित करने लगा था। अगर उसे रोका नहीं गया तो वो पूरी पृथ्वी पर फैल जाता। अब ईरा और उसके साथियों के पास आखिरी मौका था। वे जान की परवाह किए बिना शैम्पू से भरा फायर ट्रक लेकर सीधे उस विशाल राक्षस के नीचे पहुंच जाते हैं। ईरा समझ चुका था कि उस राक्षस की सबसे कमजोर जगह उसका निचला हिस्सा था। वे फायर ट्रक की सीढ़ी ऊपर उठाते हैं और ईरा हैरी ऊपर चढ़ जाते हैं। फिर हैरी पूरी ताकत से फायर हॉज उस राक्षस के शरीर के अंदर घुसा देता है और टनों शैम्पू उसके अंदर भरना शुरू कर देता है। ये सिर्फ दुनिया बचाने की कोशिश नहीं थी, हैरी के लिए ये अपने पुराने दर्दनाक मच्छर वाले अपमान का बदला भी था। और आखिरकार असर दिखना शुरू होता है। राक्षस दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है। उसका शरीर तेजी से फूलने लगता है, जैसे किसी गुब्बारे में जरूरत से ज्यादा हवा भर दी गई हो। ईरा और बाकी लोग तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं और अगले ही पल वो विशाल मांस का पहाड़ जोरदार धमाके के साथ फट जाता है। इस तरह वो एलियन जीव जिन्हें पूरी सेना और पेंटागन तक नहीं रोक पाया था, आखिरकार एक साधारण एंटी डैंड्रफ शैम्पू से हार जाते हैं। दुनिया बच चुकी थी। ईरा और उसके साथी पूरी पृथ्वी के हीरो बन जाते हैं। गवर्नर खुद उन्हें मेडल देता है और बड़े इनामों की घोषणा करता है। लेकिन ईरा को इन सब चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो उस समय एलिसन को वैक्सीन का इंजेक्शन लगाने में व्यस्त होता है, क्योंकि एलिसन एलियन जीवों के संपर्क में आ चुकी थी। यहीं पर फिल्म खत्म होती है। बहुत लोग इस फिल्म को बेवकूफी भरी कॉमेडी मानते हैं, लेकिन सच कहें तो ये एक बेहद अंडररेटेड साई-फाई फिल्म है। इसमें कॉमेडी के पीछे छिपा साइंस, एवोल्यूशन का डर और इंसानी घमंड की कहानी बहुत शानदार तरीके से दिखाई गई है।